हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। एंड आई नो हिस्ट्री के क्वेश्चंस देख के बहुत अच्छा मूड तो नहीं होगा, बिकॉज दिस ईयर हिस्ट्री क्वेश्चंस एक तो नंबर में 21 आउट ऑफ 100 डोमिनेट कर रहे हैं। एंड इट्स ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी क्वेश्चन इज ऑन द मॉडरेट और टफर साइड। ठीक है, दैट्स द नेचर ऑफ द यूपीएससी और हिस्ट्री सेक्शन इन दिस यूपीएससी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन. So, okay, we'll discuss this all the things later on also. But yeah, let's start with or begin with our discussion on the questions, the respective questions and their answers. So let's start with question number 1. पहला क्वेश्चन है हमारा, इट्स काइंड ऑफ ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री मिक्स है, जहाँ पे आप रिवर चैनल्स की शिफ्टिंग की बात कर रहे हैं. रिवर में ऑफ कोर्स वी आर टॉकिंग अबाउट यमुना और सतलज. तो on that we have seen, and the nature of question is also different, the framing of question is also of different character. इसकी वजह से भी ये क्वेश्चन टफ हो जाता है थोड़ा. तो वो क्वेश्चन क्या है कि पहले एक स्टेटमेंट दे दिया है एंड उस स्टेटमेंट को किस बेसिस पे ये कहा गया है ये पूछा है. So the question or the statement is, in the Pleistocene period either the Yamuna once flowed into the Indus or the Satluj flowed into the Yamuna, and one major tributary of either had shifted from Ganga to the Indus or vice versa. ठीक है, तो एक शिफ्टिंग ऑफ रिवर की बात हो रही है जियोलॉजिकल टाइम पीरियड में. बट क्वेश्चन क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द बेसिस ऑफ द एबव स्टेटमेंट. इस असर्शन के लिए किस स्टेटमेंट और किस स्टेटमेंट को हम सही मानेंगे, किसके बेसिस पे ये कहा गया है. यहां पे वी नीड टू सी, पहला जो स्टेटमेंट है वो एक नादी शुक्त ऑफ ऋग्वेद की बात करता है. यस, Adi Sukta of Rigbed में we see that the different rivers of your Vedic period has been highlighted. उनकी geographical positioning भी दिखाई गई है. Say for example Yamuna, Yamuna के बाद Saraswati, then Satlaj. All these have been highlighted in your Rigved or Nadi Sukta of this Rigved. But at the same time we need to be very clear that यहाँ पे शिफ्टिंग ऑफ रिवर स्ट्रीम और रिवर चैनल्स की बात नहीं है. तो हम इस बेसिस पे ये कह पाएंगे कि हाँ ये शिफ्टिंग ऑफ रिवर्स हुआ था हमारे जियोलॉजिकल टाइम पीरियड में, तो नो. अदरवाइज ऑल्सो अगर आप टाइम पीरियड देखो तो ये क्या है, ये प्लेस्टोसीन पीरियड है. और ये ऋग्वेद किस पीरियड की बात करेगा, ऑफकोर्स आपके होलोसीन पीरियड की बात करेगा. तो वो टाइम पीरियड में, जियोलॉजिकल टाइम पीरियड में भी फर्क है. तो देयरफॉर इट कैन नॉट बी द करेक्ट. दूसरा स्टेटमेंट क्या है, द एक्सप्लोरेशन ऑफ सतलज एंड यमुना बाय रॉबर्ट ब्रूस फुटे. रॉबर्ट ब्रूस फुटे, डेफिनेटली ही इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ योर इंडियन आर्कोलॉजी. एंड प्री हिस्ट्री में बहुत सारे फाइंडिंग्स रिसर्च इनके नाम पे हैं. एंड बट डेफिनेटली ही वाज नॉट द वन हु एक्सप्लोर्ड द रिवर्स एंड उसके बेसिस पे कोई कमेंट रिवर शिफ्टिंग पे किया है. ठीक है, ये that was not his actually the area of research. ठीक है, तो definitely he was one of the greatest personalities, but not from this perspective or not from this aspect, I would say. So this second is also not correct. तो ये थर्ड स्टेटमेंट है, पहले इसको देखते हैं ये क्या कह रहा है. The presence of the same species of dolphin. Please see, same species of dolphins in both Indus and the Ganga river system. Okay. If you look at the options, क्योंकि 1 और 2 नहीं है तो एक ही ऑप्शन बचता है 3. Okay. But at the same time there is a doubt in a sense कि the new research जो हमारे 21st century में हुई है, that highlights, and we have those research highlighted in newspapers also. आपको से down to earth में भी मिल जाएगा, हिंदू में भी मिल जाएगा, जहाँ ये clearly highlight किया गया है that the species जो dolphins की species हैं in these 2 river streams of your गंगा एंड इंडस, ये आइडेंटिकल नहीं है, ये सेम नहीं है. ओके, तो इफ वी कंसिडर दैट रिसर्च करेक्ट, देन ये स्टेटमेंट भी डाउटफुल हो जाता है. बट यस, बेस्ट पॉसिबल आंसर यहां क्या है, थर्ड. ऑल्दो आई विल कीप इट स्टार मार्क,
इफ दैट रिसर्च इज टेकन इनटू अकाउंट देन ये क्वेश्चन और ये आंसर जो है इन तीनों में से कोई भी सही नहीं होगा। ऑल दो मोस्ट प्रोबेबल, आई एम अगेन सेइंग मोस्ट प्रोबेबल जो अभी तक हम देख के बता सकते हैं वो डी होगा। ओके, बट यस ये थर्ड स्टेटमेंट भी आपका डिबेटेड है। देन कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यस इफ यू सी उस डिबेट को अगर हम अलग रख दें तो इसका आंसर क्या होगा 3, बट यस with this star mark I am writing it. 3 means D. If you look at the second question is one जहां पे relatively अगर हम देखें कि अगर मैं क्वेश्चंस को टफ और इजी की कैटेगरी में डिवाइड करूं या मॉडरेट की कैटेगरी में डिवाइड करूं तो डेफिनेटली फर्स्ट वन इज टफर, इसको हम टफ की कैटेगरी में ही डालेंगे। सेकेंड वन जो है वहां हम इजी टू मॉडरेट में आ सकते हैं, और ये कुछ क्वेश्चंस हैं हिस्ट्री के इस साल जिसे हम इस कैटेगरी में डाल पाएंगे। ओके, तो ये क्वेश्चन क्या कहता है, एंड हम सिंबल्स पढ़ते हैं, सिंबल्स ऑफ योर बुद्धिस्ट आइकोनोग्राफी जो है, बिकॉज अर्ली फेज ऑफ बुद्धिज्म में एवरीवन नोज कि बुद्ध वाज नॉट वर्शिप्ड एज सच, एंड जब वर्शिप भी स्टार्ट हुई तो सिंबॉलिक फॉर्म में हम बुद्धिस्ट आइकोनोग्राफी देखते हैं, हम फिगर्स इनकी नहीं देखते, फिगर्स इन अ सेंस की ह्यूमन फॉर्म में हम बुद्ध को नहीं देखते हैं इनिशियल पीरियड में। ओके, और वो फिगर्स क्या और ये सिंबल्स क्या क्या हैं, से फॉर एग्जांपल अगर बर्थ की बात है तो बर्थ में वी हैव योर लोटस, है ना, जो मायाज ड्रीम है उससे रिलेट करके पढ़ते हैं। देन बर्थ के बाद अगर हम बात करें जो घर छोड़ने वाली है दैट इज महाभिनिष्कर्म, तो महाभिनिष्कर्म यहाँ दिया हुआ है, तो महाभिनिष्कर्म दैट इज व्हेन ही लेफ्ट हिज होम। ओके, रिनंसिएशन कहते हैं इसको, तो रिनंसिएशन किस पे हुआ था, हॉर्स पे हुआ था, ही लेफ्ट ऑन हिज हॉर्स ना, तो इसका महाभिनिष्कर्म का इट विल बी हॉर्स। देन उसके बाद डेफिनेटली ही वाज ट्राइंग टू फाइंड आंसर्स टू दिस क्वेश्चंस, फिलोसफिकल क्वेश्चंस जो थे उसके आंसर्स ढूंढ रहे थे, एंड ही ट्राइड डिफरेंट मेथड्स एंड वन मेथड वर्कड फॉर हिम। ओके, एंड दैट मेथड इज मेडिटेशन। ठीक है, मेडिटेशन, ही वाज सिटिंग अंडर बोधि ट्री, महाबोधि ट्री जो बोध गया में है, वहां बैठे हुए थे, एंड when he was in deep meditation then he attained that enlightenment or became enlightened. So that empty seat is actually showing that meditation or enlightenment. तो empty seat की अगर हम बात करें तो वो meditation और enlightenment को highlight कर, बट जब एनलाइटेंड हो जाएंगे देन ही विल स्टार्ट गिविंग सरमॉन्स, और फर्स्ट सरमॉन का सिंबल क्या था, धर्म चक्र पवतन जो है, जैसे हम फर्स्ट सरमन बोलते हैं, तो व्हील इज द सिंबल ऑफ योर फर्स्ट सरमॉन, एंड देन आफ्टर गिविंग सो मेनी सरमॉन्स ही डाइड, दैट इज महापरिनिर्वाण। तो रिलिक्स ऑफ बुद्ध कहां रखे जाते हैं, स्तूप में, तो स्तूपास आर द सिंबल ऑफ महापरिनिर्वाण। तो ये आपका व्हील हो गया, ये आपका स्तूपा हो गया, एंड आंसर विल बी द मेडिटेशन ऑफ बुद्ध। ठीक है, दैट्स द करेक्ट आंसर। तो फर्स्ट क्लियर, ये आपका इजी टू मॉडरेट में। थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं, अगेन इसे भी हम इजी टू मॉडरेट में रख सकते हैं, बिकॉज इट इज वन ऑफ दोज क्वेश्चन जो आप पढ़ते हो, क्लासेस में पढ़ाया जाता है, एंड सो देयरफॉर इस कैटेगरी में ही होगा। इफ यू सी दीज आर द नेम्स ऑफ रिवर्स, एंशिएंट एंड मिडाइवल, एंशिएंट एंड मॉडर्न अगर नाम को मैच किया जाए, तो इंडस रिवर वैली के और इंडस रिवर सिस्टम के जितने भी रिवर्स हैं, इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, उनके एंशिएंट नाम्स हम डेफिनेटली पढ़ते हैं, अपने आपके हिस्ट्री के नोट्स में आपको मिल जाएंगे, हम लोग अपनी क्लास में भी डिस्कस करते हैं इसे। तो वितासे इज द नेम ऑफ झेलम। ठीक है, तो ये तो करेक्टली मैच नहीं है, वितासे इज झेलम। ठीक है, तो दिस इज नॉट करेक्ट। अस्किनी इज द नेम ऑफ चनाब, चनाब जो आज है वो पहले अस्कनी था, तो दैट इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। परुष्णी रावी, वी नो ऋग्वेद में जो बैटल ऑफ 10 किंग्स है वो इसी ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर परुष्णी हुई थी, तो यस परुष्णी इज रिवर रावी जो ऋग्वेद में मेंशन्ड है, सो दिस इज करेक्टली मैंग।
और अगर हम ब्यास को पढ़ते हैं, जैसे इंदस वैली को हम देखें तो इंदस वैली कह रहा हूं, इंदस रिवर सिस्टम को देखें तो वैदिक पीरियड में ब्यास को बोला जाता था विपासे, है ना? तो दैट नेम वी ऑलरेडी नो, तो डेफिनेटली ब्यास इज नॉट यवयति, ठीक है? सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। तो आंसर क्या होगा? 3 ओनली। इसको भी हम किस कैटेगरी में रख सकते हैं? इट्स इजी टू, ठीक है? 3 क्वेश्चंस डन। देन चौथा सवाल, अगेन इट्स फ्रॉम आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर से है आपके स्तूपास। आप देखोगे तो बुद्धिज्म से बहुत सवाल आए हैं, उसमें आर्ट एंड आर्किटेक्चर भी है एंड अदर एस्पेक्ट्स ऑफ बुद्धिज्म भी है। से फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 2 जो हमने देखा। देन अगर हम स्तूपास की बात करें तो यहां पे 2 स्तूपास का कंपैरिजन मान सकते हो किया गया है, सांची स्तूपा एंड अमरावती स्तूपा, ठीक है? वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्तूपास ऑफ एंशिएंट पीरियड व्हिच वाज constructed by Emperor Ashok and enlarged by the Shungas is definitely Sanchi, ठीक है? But Amaravati Stupa is also one of the most prominent stupas of ancient period, ठीक है? हम सांची को तो एक इंटैक्ट स्तूपा की तरह देखते हैं, बट अमरावती स्तूपा इंटैक्ट नहीं है बिकॉज ऑफ डिस्ट्रक्शन जो विद टाइम हो गया उसका, स्पेशली ड्यूरिंग योर 18-19 सेंचुरी। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे नई वाली मॉडर्न दिस हिस्ट्री की एंशिएंट इंडिया, तो वहां पे यू विल फाइंड कि डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है अबाउट अमरावती एंड ब्रीफ आइडिया अबाउट सांची, although all the points which have been mentioned is not there, but importance of Amaravati and Sanchi we can judge by reading that paragraph, ठीक है? And yes, what we need to do कि उन चीजों को जो एनसीईआरटी में इलैबोरेटली डिस्कस्ड है उसको थोड़ा और रिसर्च करने की जरूरत है। दैट्स व्हाट इज रिफ्लेक्टेड इन दिस क्वेश्चन। तो इसमें क्या है? पहला स्टेटमेंट, इट इज लोकेटेड इन लोअर कृष्णा वैली, डेफिनेटली ये तो हम लोग क्लास में ऑल्दो इस फॉर्म में नहीं पढ़ते हैं अमरावती स्तूपा के फॉर्म में, बट या अमरावती स्कूल ऑफ स्कल्पचर आर्ट पढ़ते ही हैं। एंड यस, उसकी लोकेशन क्या है? आपकी लोअर कृष्णा वैली, तो दैट ज्योग्राफिकल लोकेशन इज करेक्ट, डेफिनेटली दैट्स ट्रू। आई टोल्ड यू 2 स्तूपास बहुत फेमस हैं, अमरावती एंड योर सांची। यहां पे उसी कंपैरिजन पे सेकंड स्टेटमेंट दिया है, क्या है? In India, it was next only to Sanchi Stupa in size. Size अगर देखो तो size of Amravati is more than that of Sanchi. It is more grand, and therefore this statement will be wrong. Okay. So first is correct, second is wrong. Then third, the Amravati school of sculpture made a lasting impact on the later South Indian sculpture. Yes, definitely that's correct. And its products were carried to Sri Lanka and Southeast Asia. देखो इस टाइप की जो स्टेटमेंट्स होती हैं ना, इट्स इन मोस्ट ऑफ द केसेस लॉजिकली अगर देखो तो इट विल बी करेक्ट। एंड यस, यू नो दैट अमरावती स्कूल ऑफ स्कल्पचर आर्ट वाज वन ऑफ द फ्लरिशिंग आर्ट ऑफ योर एंशिएंट पीरियड, पोस्ट मॉडर्न पीरियड से स्टार्ट होता है एंड इट बिकेम अ बेस फॉर द लेटर स्कल्पचर आर्ट। एंड स्कल्पचर में हम देखते हैं कि पल्लवस पीरियड एंड चोलास स्कल्पचर बहुत फेमस है साउथ के। एंड यस, यहां से श्रीलंका एंड साउथ ईस्ट एशिया कनेक्शंस था ही, तो वो जाएगा ही, दैट इज नेचुरल। सो दिस स्टेटमेंट लॉजिकली ऑल्सो इज करेक्ट। एंड यस, if you see in books also this statement is given. So 1 and 3 is correct, but 2 is wrong. So the answer will be D. Fourth is your Bombay. Clear? If you see this question, so it will be on moderate to tougher side rather than easy, definitely, क्योंकि हम उस लेवल पे नहीं पढ़ते हैं, ठीक है? एनसीईआरटी के टॉपिक को उठाया है बट हर पॉइंट एनसीईआरटी में नहीं था। और यहाँ पे ऑल्दो लॉजिकल एप्लीकेशन, अगर लॉजिकली इस आंसर को स्टेटमेंट को पढ़ते तो यस इट विल बी करेक्ट। बट हाँ, हम उस एग्जाम हॉल में क्या इतने फ्री माइंड से पेपर में ये अपने लॉजिकल आइडियाज को इम्प्लीमेंट कर पाते हैं, दैट इज डेफिनेटली अ थिंग जहाँ पे देयर विल बी बोथ साइड जो बोल रहा होगा कि हाँ कर पाते हैं नहीं कर पाते। तो इसलिए मैं इसे इजी में नहीं रखूंगा, इसे हम विल पुट इट इन योर मीडियम टू टफ कैटेगरी। फोर्थ क्लियर है? नाउ द फिफ्थ वन इज, इफ यू सी फ्रॉम आवर नोट्स इटसेल्फ,
यू कैन से यहाँ पे वेरी सेलेक्टिवली हम लोग अपने नोट्स में सिर्फ एक एक रूलर का नाम लिखते हैं फ्रॉम योर संगम एज, फ्रॉम योर चेरा चोला पांड्यास, एंड वहीं से क्वेश्चन आया हुआ है. तो व्हाट इज दैट? सेंगुतवान Cheras. Yes, definitely he is regarded as the greatest ruler among your early Cheras or Cheras of Sangam age. Sengutwan, he is also called as Red Chera. Then Nedun Jelian Pandyas, definitely he is regarded as one of the greatest ruler of your early Pandyas or Pandyas of Sangam age. So this is prominent one जो आपको नोट्स में बहुत जगह मिल जाएगा, एंड यस इफ नॉट हमारे नोट्स में तो है ही. दिस नेम इज a confusing one if you see. तो चोलास के रेस्पेक्ट में कराईकल, वी नो कि कराईकल इज रिगार्डेड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ योर अर्ली चोलास और चोलास ऑफ संगम एज, दैट वी स्टडी, एंड उनके क्या अचीवमेंट्स एंड ऑल वी सी. दिस नेम वी डोंट read most promptly, you can say, and if you see, he belongs to your Chera dynasty and not Cholas. तो ये दो सही हैं और ये आपका गलत मैच है. तो इसमें क्या बोला है कि नॉट करेक्टली मैच्ड, तो नॉट करेक्टली मैच में सिर्फ एक है. यहां पे भी प्लीज रिमेंबर इट इज नॉट करेक्टली मैच. कहीं आप करेक्टली मैच, क्योंकि ये सिली मिस्टेक होता है. अगर कोई ऐसे सिली मिस्टेक करके आएगा तो चांसेस ऑफ सिलेक्शन कम हो जाए. एंड हिस्ट्री में वैसे भी कुछ ही क्वेश्चन है जो आपके रिलेटिवली इजियर टू मॉडरेट साइड हैं, उनमें से अगर वो गलत हो जाएगा तो इट विल बी रियली रियली टफ. ठीक है, तो आंसर विल बी योर 2. फाइन. नेक्स्ट, आफ्टर दिस क्वेश्चन नंबर 6 में अगेन इट्स काइंड ऑफ दो स्टेटमेंट्स में थोड़ा सा कंफ्यूजन है. स्टेटमेंट में नहीं, रादर देन ऑप्शन में. I'll गिव माय ओपिनियन ऑन दैट. फर्स्ट पहले क्वेश्चन पढ़ो, क्या कह रहा है? Which of the following factors contributed to the formation of forward bloc? स्पेसिफिकली किसकी बात कर रहा है? फॉरवर्ड ब्लॉक की बात कर रहा है कि किसकी वजह से फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया. किसने? सुभाष चंद्र बोस ने बनाया. वी नो दिस. एंड कब बनाया? तो 1939 में बनाया. दैट ऑल्सो वी नो दिस. ठीक है, मई 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने बनाया है. तो वो चीज इन्होंने बता दी है. बट इन्होंने पूछा क्या है कि किस कंडीशन में बनाया, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं विच काइंड ऑफ लेड टू एस्टैब्लिशमेंट ऑफ दिस फॉरवर्ड ब्लॉक, स्पेसिफिकली टू फॉरवर्ड. अब पढ़ते हैं 39 इज द पीरियड जो हम जीएस में भी पढ़ते हैं कि डिबेट. इट्स अ पीरियड जहां पे गांधी एंड बोस दे वर काइंड ऑफ नॉट अग्रीइंग टू ईच अदर ऑन सर्टेन एस्पेक्ट्स. ठीक है, 1938 your Congress president was Subhash Chandra Bose. In 39 also he contested and he even won, although he later resigned because of his disagreement with respect to your Gandhian ideas, or you can say not ideas as such but Gandhian you can say viewpoint regarding the next phase of the movement. What he wanted, इसका इस डिबेट का एक बैकग्राउंड बता देता हूं. दैट ही वांटेड, सुभाष चंद्र बोस वांटेड दैट नाउ वी नीड टू चेंज द नेचर ऑफ आवर मूवमेंट. 1939 when he became the president, he wanted that INC accepts a new program based on the more radical ideas of Subhash Chandra Bose and not on the idea of Satyagraha, or you can say the Gandhian program. That was the background in which this debate happened. And because of this, इसमें क्या होगा कि the other members of INC, चाहे वो आपके कम्युनिस्ट हैं, चाहे वो सोशलिस्ट हैं, all of them have to take sides. मैक्सिमम लोगों ने किसका साइड लिया? महात्मा गांधी का. And it is because of this that Subhash Chandra Bose resigned from his presidentship even after getting elected as the president of INC in 1939 also. उन्होंने रिजाइन कर दिया था. तो सबसे पहला ऑप्शन, एंड उसी के बाद जब रिजाइन किया था देन फिर उसके बाद ही वेंट टू फॉर्म दिस फॉरवर्ड ब्लॉक एंड ऑल. तो डेफिनेटली बेस कहां है, बैकग्राउंड क्या है? बोस फेल्ड टू विन द कॉन्फिडेंस ऑफ महात्मा गांधी. डेफिनेटली दैट्स करेक्ट, क्योंकि दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट चल रहा है, डिसएग्रीमेंट चल रहा है. दूसरा, कांग्रेस लेफ्ट वाज डिसयूनाइटेड एंड फेल्ड टू सपोर्ट बोस. अगर हम बात करें कांग्रेस लेफ्ट की,
तो उसमें आपके सीएसपी के भी लीडर्स हैं, उसके बाद कम्युनिस्ट के भी लीडर्स हैं, तो ये लेफ्ट ग्रुप, लेफ्ट विंग विद इन कांग्रेस है, ठीक है। ये फॉरवर्ड ब्लॉक भी कुछ और नहीं है, इट्स अनदर लेफ्ट विंग विद इन कांग्रेस, ओके। तो उससे पहले भी लेफ्ट विंग्स थे कांग्रेस। तो इन लेफ्ट विंग वालों ने डेफिनेटली फॉर चूजिंग और फॉर इलेक्टिंग आपके सुभाष चंद्र बोस को इन योर 1939 इलेक्शन, ऑल ऑफ देम केम टुगेदर एंड वोटेड फॉर हिम। बट एट द सेम टाइम व्हेन दिस डिबेट अकर्ड then between Gandhi and Bose, then these left wingers, they supported whom? Your Gandhi. That's the scenario. If you read Bipin Chandra, तो he has clearly mentioned कि त्रिपुरी सेशन में 1939 में Congress leaders, communist leaders and the socialist leaders, all of them kind of deserted Bose, or all of them did not supported Bose when it came to the debate with Gandhi on the nature of the program of INC from now. Okay, that was the, so, and yes, Congress divided hai, wo to left divided hai, especially with respect to this aspect ki forward block mein, and failed to support बोस इन जनरल, तो वो डिवाइडेड हैं, बट क्या स्पेसिफिकली इस पॉइंट के लिए हैं, एक डाउट रहेगा, बिकॉज ऑल ऑफ देम दे फाइनली दे साइडेड विथ, यू कैन से योर गांधी, एंड बोस वाज आल्सो वन ऑफ दोज लेफ्ट ग्रुप, बट he felt alone, or he was left alone. That's the case. So I'm leaving this as a question mark. Why I'm leaving this, I'll let you know. Third को पढ़ो. The communist did not support Bose in his endeavors. Communist in general, yes, they supported Bose in their endeavors, but specifically to this formation of forward bloc, definitely the communist did not supported Bose in his endeavors. Why I'm saying this? In 1939 सेशन की अगर हम बात करें, तो वहां पर जनरल सेक्रेटरी ऑफ सीपीआई पीसी जोशी हैज क्लियरली मेंशन्ड दैट द बिगेस्ट चैलेंज, और टू चेक दिस imperialism, the most important thing for us is to keep us united, or to remain united under Gandhian leadership, and therefore they did not wanted to support, or therefore they did not supported Subhash Chandra Bose during this whole debate thing. Okay, so therefore this third statement, the communist did not support Bose in his endeavors. In general, this is wrong, this statement is wrong, but specifically to this question, that is formation of forward bloc, this will be correct. Okay, so this third statement I'm marking correct, whereas second statement, that is questionable. Okay, so and yes, यहाँ पे you will find कि बहुत सारे आंसर की इसमें it will be 1 2 4. I'm not saying कि नहीं होता, अगर ये 1 2 3 4 कहीं ऑप्शन होता तो that would have been the best answer for it, but मोस्ट लॉजिकल जो अवेलेबल ऑप्शंस हैं उसमें 1 3 and 4 में यस इट्स करेक्ट. एम.एन. रॉय, सोशलिस्ट लीडर जेपी और जयप्रकाश नारायण, डेफिनेटली ये लोग एब्सेंट हो गए थे जब ये वोटिंग हो रही थी, अगेन बिकॉज ऑफ दिस बिलीव कि हमें यूनाइटेड रखना है इस एंटी इंपीरियलिस्टिक स्ट्रगल को, एंड देयरफॉर हमें कोई डिवाइड नहीं चाहिए कांग्रेस में, क्योंकि एक सीख उन्हें मिल गई थी 1907 के उस डिवाइड से ही कि अगर डिवाइड हुआ तो फिर ये मूवमेंट वीक हो जाएगा और this Britishers, they will kind of overpower us, and therefore they wanted to remain united under Gandhian lead. So this statement is definitely correct. This statement 1 is definitely correct. 2 and 3 में debate रहेगा, but yes, 1 3 and 4, 1 3 and 4 स्टार मार्क के साथ. Fine. Next to this, सेवेंथ वन. अगेन इस क्वेश्चन को क्या हम इजी कह सकते हैं? डेफिनेटली नॉट. हम फॉरवर्ड ब्लॉक के बारे में वी हैव एन आइडिया, डिबेट के बारे में मिनिमम ये जो इस लेवल की डिबेट को इलैबोरेटली डिस्कस करना, दैट्स मोर इन ऑप्शनल थिंग. ओके, एंड सो जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इलैबोरेट डिस्कशन इस पे नहीं किया जाता है, एंड देयरफॉर
I'll put it in your moderate to tough category. Moderate definitely, if not very tough. Next one, annexation of Awadh. If you see, this question is directly from your NCERT, न्यू NCERT से ये सवाल है, एंड वहाँ पे रिवॉल्ट ऑफ 1857 वाले चैप्टर में आपको अवध के ऊपर एक बहुत बड़ा डिस्क्रिप्शन मिलेगा, एंड वहाँ अगर आप ध्यान से पढ़ें तो सारे स्टेटमेंट्स आपको मिल जाएंगे. Consider the following statement regarding the British policy in Awadh immediately after annexation. We know कि लॉर्ड डलहौजी annexed it on the pretext of misgovernance, but उसके बाद क्या किया था? तो सबसे पहला काम what he did कि तालुकदार्स जो हैं, तालुकदार्स इज मोर लाइक योर स्मॉल जमींदार्स और लोकल राजाज ही थे वो भी, थ्रू whom they were collecting the नवाब ऑफ अवध was collecting the revenue. ठीक है, ये तालुकदार्स अपनी आर्मी भी रखते थे, ये तालुकदार्स अपने फोर्ट्स भी बनाते थे, तो ये लोकल राजा जैसे थे, जैसे जमींदार्स को हम बोलते हैं. ठीक है, बट जब ब्रिटिशर्स ने अपना रूल एस्टैब्लिश किया तो सबसे पहला काम क्या किया, इन तालुकदार्स को दे वर इविक्टेड. तालुकदार्स वर द वंस हु वर इविक्टेड फ्रॉम देयर लैंड. उनके स्टेट्स को ब्रिटिशर्स ने ले लिया. तो पहला स्टेटमेंट क्या कहता है, द तालुकदार्स वर डिस्पोज्ड ऑफ देयर स्टेट्स. यस, दैट्स करेक्ट. बट पॉइंट ये है कि ये यही नहीं रुका है, ये स्टेटमेंट आगे भी कह रहा है. हमने बोला ना कि तालुकदार्स के पास अपने फोर्ट्स होते हैं, तालुकदार्स के पास अपनी आर्मी होती है, तो उनके साथ क्या हुआ, वो भी डिस्पोज ऑफ कर दी गई. ठीक है, उनके पास कोई आर्मी और कोई फोर्ट नहीं बचा. तो दिस स्टेटमेंट, बट अलाउड टू रिटेन, नो, दे वर नॉट अलाउड टू रिटेन, नॉट अलाउड टू रिटेन इट. एनसीईआरटी पढ़ोगे तो मिल जाएगा ये, एंड देयरफॉर दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. सेकेंड, समरी रेवेन्यू सेटलमेंट. समरी सेटलमेंट भी बोलते हैं हम इसको. तो जब जैसे ही ब्रिटिशर्स ने अपना रूल एस्टैब्लिश किया, उन्होंने एक समरी रेवेन्यू सेटलमेंट लेके आए, जहां पे तालुकदार्स को आउटसाइडर्स समझा गया, एंड ये बोला गया कि दे हैव established their control through foul means or through your you can say by using force, and उन्हें dispose of किया गया उनकी प्रॉपर्टी से, उनके स्टेट से. We know ना 1857 रिपोर्ट को जब सप्रेस कर रहे थे ब्रिटिशर्स, तो एक मेथड उन्होंने यूज किया था कि हम वही कैरेट एंड स्टिक वाला अगर देखें तो कैरेट भी दिखाया, स्टिक तो फोर्स तो यूज कर ही रहे हैं, बट कैरेट भी दिखाया. क्या, तालुकदार से प्रॉमिस कर दिया कि ठीक है हम तुम्हारे स्टेट्स तुम्हें वापस दे देंगे, और उस प्रॉमिस के बाद तालुकदार्स उस रिवॉल्ट से बाहर निकल जाते हैं. दैट वी हैव seen in our classes. So summary revenue settlement was made in 1856, assuming that the talukdars were outsiders. Yes, that's correct. Then the British believed in taking revenue directly from the peasants by removing the talukdars. Yes, that is also a correct statement. ब्रिटिशर्स ये सोच रहे थे कि इससे जो एक्सप्लॉयटेशन है पेजेंट्स का वो कम हो जाएगा. ऑल्दो ऐसा हुआ नहीं. क्यों नहीं हुआ? मेजर रीजन था दैट द रेवेन्यू डिमांड इटसेल्फ वाज वेरी हाई. तो वो जो एस्टिमेट था वो बहुत ज्यादा था, इस वजह से एक्सप्लॉयटेशन ऑफ पेजेंट्स कंटिन्यूड रहा मिडिलमैन को हटाने के बाद भी. बट यस, ब्रिटिशर्स यही सोचते थे कि मिडिलमैन को हटा देंगे तो देयर मींस डायरेक्ट जो रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे पेजेंट से, तो इट विल बी काइंड ऑफ एंड ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ पेजेंट. बट ऐसा हुआ नहीं था. तो 1 नहीं है, 2 and 3, इट्स ए. 7th का आंसर ए. ओके, कहां रखें इसे? मॉडरेट, इजी, टफ? डेफिनेटली नॉट इजी, बिकॉज एक तो यहां पे कंफ्यूजन होगा, क्योंकि अगर सिर्फ यहां तक होता देन इट वुड हैव बीन रिलेटिवली इजी. बट उसके बाद भी 3 स्टेटमेंट्स, तो इट विल बी टफ टू रिमेंबर ईच एंड एवरीथिंग, एंड इसकी वजह से आपका रिलेटिवली थोड़ा टफर साइड में जा. देन नंबर 8, genesis of political alliances based on community lay in the very nature of Montego-Chelmsford reforms. Montego-Chelmsford reforms 1999, that is your Government of India Act 1999, जिसके बेसिस पे ये Government of India Act 1999 पास होता है. ठीक है, तो ये what this statement says, ये तो बस एक स्टेटमेंट बताया गया, एक जेनरिक स्टेटमेंट दिया गया है कि genesis of political alliance based on community, मतलब अगर इस स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करो तो ये क्या हाईलाइट कर रहा है? ये हाईलाइट कर रहा है पॉलिसी ऑफ योर डिपार्चर, इफ यू सी इन दैट वे. जो स्वदेशी मूवमेंट के टाइम में हम देखते हैं कि ब्रिटिशर्स स्टार्टेड
a new aspect of divide and rule, that is by giving separate electorate to Muslims, they wanted to win support of Muslims to strengthen. वही होता है ना कॉन्सेप्ट ऑफ पिलर्स ऑफ इंपीरियलिज्म. तो पिलर्स ऑफ इंपीरियलिज्म ब्रिटिशर्स ने हमेशा किसी ना किसी को एज अ पिलर ऑफ इंपीरियलिज्म यूज करने की कोशिश की है. इनिशियली इंग्लिश एजुकेटेड इंडियंस को भी दे ट्राइड टू यूज इट, बट जब उन्हें दिखा कि उनकी वजह से एक नेशनल मूवमेंट बन रहा है तो फिर दे शिफ्टेड देयर फोकस एंड नाउ दे आर चूजिंग मुस्लिम. एंड सेपरेट इलेक्टोरेट वाज गिवन, तो पॉलिसी ऑफ डिपार्चर कहते हैं हम इसे. तो पॉलिसी ऑफ डिपार्चर के अंदर मुस्लिम्स को दिया, तो वही तो हो रहा है, जेनेसिस ऑफ पॉलिटिकल अलायंस बेस्ड ऑन कम्युनिटी. ओके, तो दैट स्टार्टेड फ्रॉम देयर, बट वो बैकग्राउंड में है डेफिनेटली, उसी को एनलार्ज किया जा रहा है इन योर मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स. यू कैन सी यहां पे सेपरेट इलेक्टोरेट किस किस को दे दिया गया था. यू कैन रिमेंबर, सिख को दिया, एंग्लो इंडियन को दिया, इंडियन क्रिश्चियंस को दिया. वो सब क्या है कि एक सेपरेट कम्युनिटी बेस्ड अलायंस बना रहा है, ब्रिटिश बना रहे हैं. that's what they were trying to. now अब क्वेश्चन क्या है, which of the statements the following statements supports the above assertion. ये assertion है, ठीक है, and ये yes that assertion is a strong one, policy of departure वाला ही assertion है ये. तो इनमें से क्या सपोर्ट करा, अगेन वो फर्स्ट क्वेश्चन याद है, एक स्टेटमेंट दे दिया और उसके सपोर्टिंग रीजन को फाइंड करना है. एक असर्शन दे दिया, सपोर्टिंग रीजन को फाइंड करना है. तो इनमें से कौन सा होगा, देखते हैं. रिफॉर्म्स रिटेन्ड एंड एक्सटेंडेड द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट. यस, डेफिनेटली दैट्स करेक्ट. ओके, देन सेपरेट इलेक्टोरेट्स वर सपोज्ड टू काउंटर इंडियन नेशनलिज्म व्हिच वाज ग्रोइंग स्ट्रॉन्गर. यस, दैट इज आल्सो करेक्ट. अभी मैंने यही बताया कि ये सब कुछ स्टार्ट कहां से होता है, आपका स्वदेशी से, जहां से नेशनलिज्म मूवमेंट ज्यादा स्ट्रांग हो रहा है, और फिर यस 1918-1919 में और प्रोमिनेंट हो रहा है, एंड देयरफॉर वहीं से इसका जेनेसिस दिख रहा है हमें. देन डिप्राइव्ड क्लासेस रैलीड अराउंड the favors inherent in separate electorate. So definitely that is also correct, because say for example why Ambedkar was demanding this separate electorate for depressed classes, because he knew that this will strengthen their voice and will help them to end the exploitation of the depressed class by the higher caste, and therefore yes, that is also one thing. तो तीनों ही पॉइंट्स करेक्ट होंगे. आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी. 8th का 9th. अगेन दो क्वेश्चंस म्यूजिक से, एंड यस आई कैन नॉट पुट इट इन द काइंड ऑफ इजी साइड. डेफिनेटली ये आपका मॉडरेट एंड टफर साइड में ही जाएगा. तो लेट्स सी. Pandit Mallikarjun Mansoor, the famous classical singer from Karnataka, represented which gharana? Again, that is although this question has been asked in some CGL exams some years back, but yeah, as a UPSC aspirant we don't go to read those things or those exams especially, and or PYQs from those exams, and therefore हम लोग बहुत स्पेसिफिकली ये चीज डिस्कस नहीं करते हैं. बट या लेट्स सी व्हाट द आंसर इज. तो जयपुर अतरौली घराना से बिलोंग करते हैं ये. दैट यू नीड टू. अगेन 10th one, in which one, again this one is on the tougher side, because in most of the cases you won't find this terminology in standard books. In which one among the following text does the term Kshetrapatni? Kshetrapati to we do find in your Vedas mein, Rig Veda mein bhi, but Kshetrapatni, this term or mistress of the field, originate in Atharva Ved. That's the answer. Yes, if you see which category, tougher one, definitely not an easy question. एक और क्वेश्चन which I'll put in if not easy, moderate to tough, again from music, and that is which one of the following Carnatic music ragas is similar to rag Bilawal in Hindustani music? Hindustani music, very factual, it's Dheer, Shankara, Ranam. So that's the answer is D for 11th one.
12th क्वेश्चन को देखें तो आपका हिल्टन यंग कमिटी के रिपोर्ट के बेस्ड पे है ये, एंड और हिल्टन यंग कमीशन आई वुड से, जिसके रिकमेंडेशन पे ही हम देखते हैं बाद में आरबीआई का एस्टैब्लिशमेंट। तो हिल्टन यंग कमीशन के रिपोर्ट के बेसिस पे और रिकमेंडेशन के बेसिस पे एक जो एक्सचेंज रेट और एक्सचेंज रेशियो है, एक्सचेंज रेट जो है इंडियन करेंसी एंड पाउंड स्टर्लिंग का, वो ब्रिटिशर्स ने आर्टिफिशियली हाई रखा था। अगर एक्सचेंज रेट हाई है मतलब इट्स मोर लाइक कि इट्स इफ यू लुक आज के कंटेक्स्ट में देखो, अगर एक्सचेंज रेट में ये क्या हो रहा है, आपका 1926 में आप आर्टिफिशियली फिक्स्ड रेशियो जो था वो 1s6d का था, है ना। एक रुपये आपका एक इट्स द करेंसी जो आपका पाउंड स्टर्लिंग के रिस्पेक्ट में हम बात करें तो उसका रेशियो क्या था, 1s6d था। एंड महात्मा गांधी, इफ यू कैन रिकॉल योर गांधीज 11 डिमांड्स 1930 में मांगा था, वो 11 डिमांड्स रेज किए थे इन जनवरी बिफोर योर गांधी इम्पैक्ट। तो वहां उन्होंने डिमांड किया था कि इस एक्सचेंज रेट को रिड्यूस कर दो, कहां पे, 1s4d पे, 6d से 4d पे ले आओ। दैट वाज द डिमांड ऑफ महात्मा गांधी। तो यहां उस डिमांड को लेके सवाल नहीं है, ऑल्दो क्वेश्चन है कि ये जो आर्टिफिशियली हाई एक्सचेंज रेट रखा गया आपका, वो क्यों रखा ब्रिटिशर्स ने, क्यों अडॉप्ट किया ब्रिटिशर्स ने। तो इट वाज, द आंसर इज एडिंग द फ्लो ऑफ रेमिटांसेस फ्रॉम इंडिया। इंडिया से एक्सपोर्ट को कम करना है और इंडिया में इंपोर्ट को बढ़ाना है, दैट इज वन थिंग। एंड यहां से रेमिटांसेस जो वो ब्रिटेन में भेजना चाहें वो आपका आराम से जाए, एडिंग द फ्लो ऑफ रेमिटांसेस फ्रॉम इंडिया एंड मेंटेनिंग क्रेडिट वर्थीनेस ऑफ इंडिया। तो आंसर इज ए फॉर 12th। देन 13th one, if you see again the nature of question is quite different, which makes it more interesting if not tough. Consider the following statement. पहला statement, again ये just statements हैं। Pali text contain the first definite reference of coins. Example kahapana, nikh, kamsa and kakanika, है ना। हम एंशिएंट इंडिया में पढ़ते हैं दैट एनपीके वाला एब्रीविएशन के थ्रू कि पंचमार्क कॉइन्स किस पीरियड में आए हैं, आपके महाजनपद पीरियड में। तो पाली टेक्स्ट, बुद्धिस्ट टेक्स्ट महाजनपद पीरियड की बात कर रहा है, तो दैट्स द थिंग। तो इसने स्टेटमेंट, इसके ऊपर कोई सवाल नहीं, बस एक स्टेटमेंट दिया है एंड यस वी नो कि इट्स करेक्ट वन। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, द लिटरेरी एविडेंस फ्रॉम पाली टेक्स्ट इज corroborated by archaeological evidence of punch-marked coins from many sites, and yes that's correct। जो टेक्स्ट में जिन कॉइन्स की बात की गई है वैसे ही कॉइन्स हमें, पंचमार्क कॉइन्स हमें कहाँ मिले हैं, डिफरेंट साइट्स ऑफ फ्रॉम महाजनपद पीरियड। मोस्ट ऑफ देम वर सिल्वर, यस डेफिनेटली नो गोल्ड बट यस सिल्वर था, दैट्स द थिंग। ये दोनों स्टेटमेंट है बस अभी। अब क्वेश्चन क्या है, द अबव स्टेटमेंट्स हैव बीन एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग, कि ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, ये किससे एसोसिएटेड है, इमर्जेंस ऑफ अर्बन लाइफ, यस दैट्स आल्सो करेक्ट, ऑल्दो इट इज नॉट डायरेक्टली आप इस चीज को नहीं कह रहे हैं कि हमें कॉइन्स मिला, दैट इज डायरेक्टली शोइंग इट कि नहीं ये अर्बन एरियाज में ही मिला है। बट देन ऑल्सो इफ कॉइन्स का राइज हो रहा है, कॉइनेज आ रहा है, इसका मतलब कि आपकी ट्रेडिंग एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ रही हैं, दैट हैपेंस in your urban age। So yes, emergence of urban life, that's correct। transition to money economy, that is explicitly यही highlight कर रहा है कि transition तो है ही, ये second तो definitely true, इसमें कोई doubt नहीं है, ये implicit है, emergence of urban life, and therefore answer should be both 1 and 2। that is question number 13th। then comes question number 14th, which of the following temples have Nagara style। again अगर 13th को भी देखो, because of the style in which it has been asked, तो एक confusion create करेगा कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में, एंड क्योंकि नया फॉर्मेट है तो I won't definitely put it in easy category, ये moderate to tough में ही जाएगा, especially moderate में रह सकता। then which of the following temples have been Nagara style Sakhara।
एक तो सबको पता है, नगर स्टाइल की बात करें तो हम गुप्ता पीरियड में डेफिनेटली वी सी 2 एग्जांपल्स। उसमें से एक सबसे फेमस एग्जांपल है दशावतार टेम्पल। दशावतार टेम्पल आपका कहाँ पे, देवगढ़ में। तो दैट इज, तो ऑटोमेटिकली ये तो सही है ही, बट एट द सेम टाइम जो आपका चालुक्याज ऑफ बादामी का जो फेज था, वहां पे अहियोल में हम देखते हैं कि कुछ टेम्पल्स बनते हैं जो नगरा स्टाइल के भी होते हैं और द्रविडियन स्टाइल के भी होते हैं। मतलब कुछ टेम्पल्स नगरा के, कुछ टेम्पल्स द्रविडियन के, और कुछ टेम्पल्स में मिक्स फीचर्स। ओके, उन्हीं में से एक टेम्पल का नाम है हुची मलीगुड़ी। अहियोल में ये टेम्पल है, एंड इसका जो शिखर है, शिखर दैट इज योर जो गर्भगृह के ऊपर का जो रूफ स्ट्रक्चर है, वो कर्वीलीनियर टावर है। कर्वीलीनियर मतलब नगर स्टाइल का शिखर मिला है हमें यहां। तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट, नॉट दिस, नॉट दिस। तो दिस इज योर 2 and 3। अगेन आई विल पुट इट इन टफ साइड, क्योंकि मैक्सिमम यहीं पे जाएगा आंसर, ठीक है, बट इट्स नॉट करेक्ट। So the answer is B, and of course it is one of the tough को। UPSC अपने ट्रेंड को फॉलो करता हुआ, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, you can find it, but the nature of questions definitely are not very easy, that is also true। तो वहीं जैनिज्म में what we have, आपसे पूछा गया कि फॉर्म्स ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ। जैनिज्म के 4 फॉर्म्स होते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ के। एक होता है देव मानुष और देव पुरुष, देन दूसरा मनुष्य मतलब ह्यूमन फॉर्म, तीसरा एनिमल्स एंड प्लांट दैट इज योर तिर्यंच, एंड जो चौथा है वो दोज आर द पीपल जो पाताल में रहते हैं, ठीक है ना। तो पाताल मानुष उन्हें बोल सकते हैं, और हेल दोज हु लिव इन हेल। So that's the 4th category that is given. It's not यक्ष और डेमीगॉड्स। यक्ष और डेमीगॉड की बात नहीं करता है। Jainism as a main form of exist, and 4 main form of exist, that is also true, and therefore the answer will be B. Answer will be B. Okay, again it's not easy definitely. Then Hali Salasya painting in Bak caves represent a joyous folk dance. Women are shown in dancing postures. ठीक है, so that is a joy folk dance. Again, very abstract kind of thing. So definitely in a tougher category, not a easy one. Then consider the following statement related to use of place value system. It's again very tough in a sense ki place value system, definitely we know ki Aryabhatta, he was the one who used it, but epigraphical evidences कहाँ से मिले हैं? it's definitely वो आपको बहुत सारे स्टैंडर्ड बुक्स में नहीं मिलेंगी ये सारी चीज़ें। So that has been asked, अर्लीस्ट एपिग्राफिक यूज कहाँ से मिला है? तो गुजरात में। yes, that's correct. All the 3 statements are correct. All the 3 statements are correct, and the answer is definitely 1, 2 and 3, but definitely not easy. We're left with 4 more. Let's see. Archaeological findings of Harappan towns. This is also an interesting question. The way in which it has been framed, it makes it very interesting. So पहला क्या है? Statement पढ़ो कि there is a wide occurrence of spindle walls in the houses but absence of spinning wheel. Spinning wheel we know कि जब हम medieval पढ़ते हैं तो spinning wheel कब आता है? आपका medieval period में आता है। Persian wheel जो है, and that definitely helped in improving your टेक्सटाइल इंडस्ट्री के प्रोडक्शन को इम्प्रूव करता है। दैट्स द केस, बट एट द सेम टाइम यहाँ पे नहीं था। दैट्स करेक्ट। स्पिंडल्स थे, स्पिंडल्स जो अपने घरों में ही लोग फॉर मेकिंग योर टेक्सटाइल, दैट इज व्हाट यू कैन से, यूज करते थे। तो दैट इज वन स्टेटमेंट। सेकेंड, weights and measurement scales. Yes, we have weights and measurement scales from your IVC, complete with graduations, पूरी marking के साथ, graduations के साथ, have been discovered. Yes, that's also true. Okay. Third, there are houses built in large part, house का structure दिखाया है,
तो houses built in large part with baked bricks, that's correct, around relatively spacious courtyards, that's also the statement itself is correct. They are not debating about that, but yeah, we have read it. With their own wells, bathing platforms and large rooms. ये तीन स्टेटमेंट्स पढ़ लिए आपने, आईवीसी के पीरियड के हैं. एक बता रहा है कि हाँ स्पिंडल्स मिलते हैं, दूसरा बता रहा है कि आपके पास वेट्स एंड मेजर्स हैं विथ कंप्लीट मार्किंग एंड ऑल, देन तीसरा बता रहा है आपके घर के अरेंजमेंट मींस काइंड ऑफ आर्किटेक्चर के बारे में कि कैसा घर हुआ करता था. अब इन बेसिस पे क्या बोला है क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फरेंसेस कैन बी मेड. स्टेटमेंट के बेसिस पे अब इन्फरेंसेस निकालने हैं. स्टेटमेंट वन सजेस्ट दैट स्पिनिंग वाज अ लेबोरियस एक्टिविटी डन एट होम, एज आई टोल्ड यू कि यस स्पिंडल का यूज घरों में करते थे एंड लेबोरियस एक्टिविटी थी, स्पिनिंग व्हील का यूज नहीं था. तो यस दैट्स करेक्ट, स्टेटमेंट वन करेक्ट है. स्टेटमेंट टू सजेस्ट द एक्सटेंट ऑफ साइंटिफिक नॉलेज that the Harappans possessed, yes that's also correct. If you see कि weights and measures हैं with proper gradation, तो definitely that also highlights their scientific knowledge. तो 2 भी सही है. Statement 3 को देखो, suggest the emergence of a common property system. यहीं पे लोगों मतलब स्टूडेंट्स को डाउट होगा, पहले दोनों तो सही मार्क करेंगे. कॉमन प्रॉपर्टी सिस्टम मतलब एक साथ रह रहे हो आप, प्राइवेसी को प्रोमोट नहीं कर रहे हो, प्राइवेसी का ध्यान नहीं रख रहे हो, कॉमन प्रॉपर्टी सिस्टम में ऐसा होगा. बट इफ यू लुक एट दिस आईवीसी, तो आईवीसी के योर इफ यू आर्किटेक्चर में हाउस प्लान में अगर देखो तो इवन ये लोग बहुत ज्यादा प्राइवेसी पे ध्यान, प्राइवेसी पे फोकस्ड थे. प्राइवेट वेल्स तो होते ही थे, इनका एक अपना कोर्टयार्ड अंदर ही होगा, प्लस खिड़कियां भी गलियों में नहीं खुलती थी, दैट वाज द केस. सो दे वर नॉट, they were primarily focused on privacy and was not promoting this common property system, so definitely it will be wrong. So third statement गलत हो जाएगा और आंसर क्या हो गया आपका A. Okay, now next one, which of the following statements about Ekka movement and Bardoli सत्याग्रह, दो को कंपेयर कर दिया. अगेन Ekka during your NCM as a kind of independent movement which became part of NCM, we do see, but and बहुत डिटेल में एका के बारे में नहीं, बट अगेन यहाँ एक क्वेश्चन नए टाइप का कर दिया कि एका और बारदोली को कंपेयर कर दिया है, कंपैरेटिव वे में क्वेश्चन बना दिया है. एका मूवमेंट was throughout supported and organized by Congress while बारदोली सत्याग्रह was initially. ये क्वेश्चन क्या है कि कौन सा करेक्ट है. तो देखो मैंने बताया ना आईएनसी जब आपका एनसीएम स्टार्ट होता है उससे पहले एका स्टार्ट हो चुका है किसान सभा के लीडरशिप में, तो आईएनसी की लीडरशिप हमेशा नहीं है इसमें, ऑल्दो लेटर ऑन एनसीएम के साथ ये क्लब हो जाएगा, ज्वाइन हो जाएगा, दैट इज अनदर एस्पेक्ट. तो थ्रू आउट सपोर्टेड एंड ऑर्गेनाइज्ड, नो दैट इज रॉन्ग. दूसरा, एका मूवमेंट वाज प्रोवाइडेड लीडरशिप बाय द तालुकदार्स ऑफ अवध, ओके, whereas बारदोली सत्याग्रह was a movement of landless laborers. बारदोली सत्याग्रह डेफिनेटली was not a movement of landless laborers. पहली चीज, क्योंकि ये किसके अगेंस्ट था, रेवेन्यू इंक्रीज किया गया था, रेवेन्यू डिमांड इंक्रीज किया गया, तो लैंडलेस लेबर्स की लड़ाई नहीं होगी. रेवेन्यू डिमांड इंक्रीज किया गया है तो जो रेंट पे कर रहे होंगे या रेवेन्यू जो दे रहे होंगे उनकी लड़ाई होगी ना ये, तो डेफिनेटली ये नहीं होगा. Then third, Bardoli Satyagraha was a campaign against the enhancement of land revenue. As I told you, yes, Bardoli Satyagraha was that. While the Ekka movement protest against excessive extraction of rents, ये भी सही है. ये तो गवर्नमेंट का लैंड रेवेन्यू इंक्रीज किया उसके अगेंस्ट था, ये जो एक्सट्रैक्ट रेंट ज्यादा कर रहे हैं आपके जमींदार उसके अगेंस्ट. तो यस, both the statements are, मतलब both these things are correct and therefore the statement which is correct is C. Fine. That is your Bardoli and Ekka. Consider the following statement about Rigvedic people. Okay, let's find it. Irrigation from wells allowed agriculture to expand away from floodplains and stripes on river margins into present Punjab and Haryana plains. ठीक है, ऑफकोर्स वेल इरिगेशन की वजह से ही ये चीज होगी. एंड वही स्टेटमेंट बोल रहा है हैविंग अंडरग्राउंड वाटर लेवल्स रीजनेबली क्लोज, ऑल्दो आज वो अंडरग्राउंड जो वाटर लेवल है वो बहुत नीचे जा चुका है बिकॉज हम इसे ओवर एक्सप्लॉइट कर चुके हैं. दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट यस ये है, हम बात कर रहे हैं वैदिक पीरियड की.
ड्रॉट एनिमल पावर वॉज एम्प्लॉयड टू ड्रॉप वाटर आउट ऑफ वेल्स, क्योंकि वाटर बहुत कम डेप्थ में था, तो इजिली ड्रॉट एनिमल्स के थ्रू वो वाटर निकाल लिया जाता था. दैट इज द सिनारियो. अब क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन सपोर्ट और सपोर्ट्स द एबव स्टेटमेंट. ये जो नेचर ऑफ क्वेश्चन बनाया ना, इस क्वेश्चन को पढ़ने में कितना टाइम लग रहा होगा, जस्ट इमेजिन. एंड देयरफॉर आई एम सेइंग कि दिस ईयर पेपर, स्पेशली जो हिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं इस टाइप के इस नेचर के, वो टफर साइड में है, क्योंकि इनकी वजह से जीएस के पेपर कंप्लीट करने में भी लोगों को दिक्कत होगी. ये पेपर इतना लेंदी हो जाएगा, एंड दैट्स व्हाट वी आर विटनेसिंग ओवर हियर. ओके, सो क्या हुआ, देयर इज, अब क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन सपोर्ट्स द अबव स्टेटमेंट. इस स्टेटमेंट को कौन सा सपोर्ट करेगा. देयर इज एविडेंस इन ऋग्वेद ऑफ यूज ऑफ अश्म चक्र, स्टोन पुली व्हील. पुली व्हील कैसे, उसी जो आपका वेल है, जो शैलो वेल है, उससे पानी निकालने के लिए एक पुली व्हील का यूज होता है, दैट इज कॉल्ड एज अश्म चक्र. ओके, यस, ऋग्वेद में मेंशन्ड है. एंड अहवा strapped wooden pails to drop water, yes, that's correct, both these things have been mentioned. दूसरा क्या कह रहा है, mention has been made in Rigved of use of implements like kulisha, axe and sheni sickle. Although statement is correct, statement में कोई दिक्कत नहीं, but क्या ये statement यहां से कहीं related है, which of the following information supports the above statement. इस statement से कुछ relation I don't find, क्योंकि वो दोनों statement बात कर रही हैं irrigation system की, and ये जो है ऋग्वेद यूज ऑफ इंप्लीमेंट्स लाइक कुलिशा एंड दस्त, यस, इस जनरल एग्रीकल्चरल ग्रोथ की बात कर रहा है, तो नॉट सपोर्टिंग दीज. ओके, so I'll mark it wrong. There is a history of use of ox even before the Rigved for plowing the land and pulling the carts. तो yes, यहाँ क्योंकि देखो यहाँ पे ड्रॉट एनिमल्स को मेंशन किया है, तो ड्रॉट एनिमल्स का प्रेजेंस इज सपोर्टिंग दिस एस्पेक्ट, so 3 will be. तो अदरवाइज ऑल्सो अगर 2 नहीं होगा, तो 2 नहीं होगा तो 3 तो होगा ही, दैट इज श्योर. एंड 1 के लिए आप श्योर हो, तो फिर 1 and 3 विल बी. एंड द लास्ट वन करंट से है, करंट ऑल्दो नॉट दिस ईयर, बट हाँ इन रिसेंट पास्ट हम यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट पढ़ते हैं, एंड उसमें मोइदम्स दे आर द बरियल ग्राउंड्स ऑफ रॉयल पर्सनालिटीज. ठीक है, अहोम्स के जो रॉयल पर्सनालिटीज हैं उनकी बरियल ग्राउंड्स हैं. तो अहोम किंगडम इंस्क्राइब्ड एज वर्ल्ड साइट मोइदम्स. क्या है ये, दे एक्टेड एज आर्मी फोर्ट्रेस, डेफिनेटली नॉट. दे वर रिक्रिएशन सेंटर्स फॉर रॉयल्स एंड नोबल्स. रिक्रिएशन सेंटर नहीं है, ये है बरियल ग्राउंड्स, बरियल ग्राउंड्स फॉर रॉयल्स एंड नोबल्स. तो 3rd करेक्ट है, 1 and 2 गलत है, तो यहीं से आपका आंसर. ओके, we have discussed all the questions. Now I can surely say कि this is one of the toughest paper with respect to your history section, definitely in the recent past of UP. So yes, इसका impact आपके कट ऑफ पे भी पड़ेगा, एंड ऑल्दो कट ऑफ और सेक्शंस भी बताती हैं कि एग्जैक्ट उनका नेचर कैसा है और सेक्शंस में. ऑल्दो 21 क्वेश्चंस तो हिस्ट्री के ही हैं, सबसे ज़्यादा डोमिनेशन हिस्ट्री का है पेपर में, और वही सेक्शन जो सबसे ज़्यादा डोमिनेटेड है वो सबसे टफ भी है. अगर तो कट ऑफ थोड़ा कम जाना चाहिए. एग्जैक्ट कितना होगा दैट डेफिनेटली यू गाइज विल नो इन फ्यू डेज. हम लोग भी उस पर कमेंट करेंगे कंप्लीट एनालिसिस के बाद. बट यस, इसके बाद इस पेपर को डिस्कस करने के बाद वन थिंग आई विल डेफिनेटली आस्क यू टू डू कि आप इसके रिजल्ट के बारे में अभी इतना मत सोच. फोकस ऑन योर नेक्स्ट स्टेप, दैट इज मेंस, बिकॉज द गैप बिटवीन प्रीलिम्स एंड मेंस इज वेरी लेस एंड यू नीड टू यूटिलाइज दिस टाइम टू इट फुलेस्ट. एंड देयरफॉर एक दिन का ब्रेक लो रिजल्ट के बारे में. ऑफ कोर्स अभी तो इस बार तो यूपीएससी इज गोइंग टू गिव द आंसर शीट ऑल्सो, वहाँ से भी मैच कर लेना. बट मैच करने के बाद डोंट वो कट ऑफ वाले डिबेट में मत फंसना. यूटिलाइज योर टाइम फॉर प्रिपेयरिंग फॉर योर मेंस. होगा तो उसके लिए पढ़ ही रहे हो, नहीं होगा तो दैट विल हेल्प यू डेफिनेटली इन योर नेक्स्ट ईयर. अगर तुमने ये टाइम इन कट ऑफ डिस्कशन में वेस्ट किया तो यू विल लूज
दिस ईयर मेंस फॉर श्योर अगर हो भी जाए तो प्लीज इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यस 1-2 दिन का ब्रेक ले सकते हो, बट उसके बाद कम ऑन और स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर मेंस विदाउट वरीइंग फॉर योर रिजल्ट। ठीक है, विद दिस चलो, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।